सो वेलकम्स टू IITians केमिस्ट्री। मैं रोशन सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जेईई मेंस 2022 जो जून में हुआ था सेशन एग्ज़ाम जो हुआ था जेईई मेंस का, उसमें उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ अपन लेके आ रहे हैं विद IUPAC आइसोमेरिज्म एंड GOC से जो रिलेटेड इस चैप्टर से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को देखेंगे। और ये केवल ना केवल कि आने वाले जो 2023 मेंस है हमारा सेकेंड शिफ्ट अप्रैल में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट उस नीट के बच्चे के लिए भी है, क्योंकि आप अगर देख के जाओगे लगभग इसी बेसिस पे क्वेश्चंस नीट और जेईई में दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है ना, इस कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सबसे पहले बेटा जानो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता क्या है। अगर हम थोड़ी बातें करें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बारे में, तो इलेक्ट्रो और प्लस फिलिक, यही ना बाबू, मतलब इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब होता है लविंग। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन लविंग हो, इसका मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही लव करेगा। तो देखना होगा हमको कि कौन कौन सा पोजीशन है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डिफिशियंसी है, और जो है ना जैसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इस पोजीशन इस कार्बन पर जाकर देख रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन से ऑक्सीजन को खींच रहा, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं किस, इस कार्बन से, है ना बेटा। जब इलेक्ट्रॉन जब खींच रहा है तो इस पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्रिएट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ एक डिफिशियंसी क्रिएट हो गया, नहीं हो गया। अच्छा, तो पहला सेंटर तो ये हो गया। अगर सेकेंड सेंटर की बात करें तो आप देखोगे इस पाइबोंड के साथ ये जो C डबल बॉन्ड O का जो पाइबोंड है, इसके साथ ये कंजुगेशन में आ रहा है कहीं, तो इसके कारण क्या होगा, इस कार्बन पे भी एक डिफिशियंसी क्रिएट हो रहा है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको इलेबोरेट करें तो कुछ लाइक दिस, ओके, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से इसके साथ कंजुगेशन में है, जिसके कारण क्या होगा कि इस कार्बन पे भी एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। मतलब इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ रही है, इसीलिए इस पोजीशन को अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ी सी यहाँ जाएं तो अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें, ये CH2C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इस कार्बन से भी देखोगे नाइट्रोजन खींच रहा है। नाइट्रोजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे विड्रॉ करेगा तो इस नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी कारण ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। हमारे 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, हमारा 3 हो जाएगा। और अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें थोड़ा सा प्रॉपर तो दिख रहा होगा आपको, तो पहला ये सेंटर, सेकेंड ये, थर्ड और ये सेंटर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर आप देखोगे यहाँ इस तीनों में देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं इस तीनों कंपाउंड में देखिए इसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और आप देखोगे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी, यहाँ भी ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ओवरऑल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 है। तो मतलब यहाँ प्लस आई भी लग रहा है और प्लस एच इफेक्ट भी लग रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ ये ऑक्सीजन थ्रू द लॉन पे अपना दे रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा होगा नहीं। और यहाँ बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी दे रहा है और अल्फा हाइड्रोजन के पास 2 है, मतलब प्लस एम भी लग रहा है प्लस एच भी लग रहा है, माइनस आई, ये माइनस आई लगाएगा और ये प्लस आई लगाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चले, इसमें देख रहे हैं कि ये तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी कितना है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ 4 है, प्लस एच तो लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ माइनस आई लग रहा है किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। तो अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो देख रहा है कि हमको बी में प्लस एम और प्लस एच दोनों लग रहा है। प्लस एम जानते हैं हम लोग, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें, अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई डांसिंग रेजोनेंस किसी में होता है, अगर किसी में
डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है तो वो मोर स्टेबल होता है ना, लेकिन इसमें किसी में डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो रहा है। उससे कम होता है अगर कोई एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उससे कम देखिए अगर किसी में प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट लग रहा हो, उससे कम प्लस एच, उससे कम प्लस आई, उससे कम माइनस आई, उससे कम माइनस एच, उससे कम माइनस एम, उससे कम एंटी एरोमेटिक, ये हम लोगों ने ट्रेंड ऑलरेडी देख चुका हूँ क्लासेस में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है कि बी में प्लस एम के कारण ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक ही हमको दिख रहा है कि बी में ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर उससे कम होगा, क्योंकि इसमें प्लस आई और प्लस एच दोनों लग रहा है, तो उससे कम ए और सबसे कम हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच वन इज हैविंग स्टेगर्ड कन्फर्मेशन विद मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल, किसके पास जो है मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल होगा। तो हम लोग थोड़ा जानते हैं डायहेड्रल एंगल क्या होता है। डायहेड्रल एंगल होता है वो कि दो जो ग्रुप है हमारा, इसके बीच का एंगल किसके बीच में मैक्सिमम है। जो बल्कि ग्रुप है हमारा, जैसे एल्काइल ग्रुप है, इसके बीच का एंगल किसमें मैक्सिमम है। अगर हम लोग देखने गए तो यहाँ दिख रहा होगा, इसमें दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 120 डिग्री, एक मिथाइल से एक मिथाइल के बीच में नहीं, सॉरी, और इसमें कितना है वो 0 डिग्री है इसमें, है ना। तो इसमें दो मिथाइल अपोजिट मिथाइल के बीच में 180 का एंगल है, तो यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल प्रेजेंट है, जो कि यहाँ कितना है 60, यहाँ है 120, यहाँ है इसमें है 0 और इसमें है 180। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा करेक्ट होगा, है ना। तो इसे लिख दिया हूँ, इट इज एंगल बिटवीन द टू स्पेसिफाइड ग्रुप, जैसे कि यहाँ मिथाइल ग्रुप आपको मेंशन किया हुआ है, और स्टेगर्ड फॉर्म इज गिवन इन ऑप्शन सी, द एंगल इज 180 डिग्री। आई होप मुझे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड। तो इथाइलिडीन क्लोराइड की अगर बात करें हम लोग, तो इथाइलिडीन क्लोराइड इज नथिंग, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा ये है इथाइलिडीन क्लोराइड। ये आपको कॉमन नेम है, ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि इथाइल है और इथिलिडीन, अगर एक ही कार्बन पर ऐसे लगा हुआ हो उसको बोलते हैं इथिलिडीन, है ना, क्लोराइड, दैट इज इथिलिडीन क्लोराइड। जिसको अगर IUPAC नाम लिखें दैट इज 1 2, तो लिखेंगे 1 डाइक्लोरो इथेन ना, दैट इज 1 डाइक्लोरो इथेन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। इसलिए तो आप कॉमन नेम्स के थ्रू, पहले कॉमन नेम के थ्रू स्ट्रक्चर बना लेंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग फिर नाम लिख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड P है जिसका हम लोग नाइट्रेशन करवा रहे हैं। अगर इसको अपन लिखें थोड़ा सा गौर से, एक कंपाउंड P है जिसका अपन नाइट्रेशन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HNO3, ठीक है। डाइल्यूट अपन HNO3 डाल दिए, इससे दो आइसोमर्स बनते हैं A और B, ठीक है। कि दीज आइसोमर्स कैन बी सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है वो, सिंपल सा हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके कोई एक आइसोमर्स वेपोराइज होके सेपरेट होने लगेगा, है ना। अलग से उसको अपन पहले गर्म होगा, वेपोराइज होगा, और फिर क्या होगा ठंडा होके दूसरे कंटेनर में आके बैठ जाएगा। ये करते हैं, आप लोगों को बताए भी होंगे हम कि कुछ ऐसे लेते हैं अपन, और ये इसमें ऐसे पाइप लगा होता है, इसमें मिक्सचर डाला हुआ है, और फिर जैसे गर्म होता है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर बनता है। वेपर बनने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ हम लोग ऐसे पाइप लगाया होता है, और इसमें हमारा चल रहा होता है, ठंडा पानी चल रहा होता है ऐसे इसमें ऐसे क्वाइल में, है ना। और फिर हम लोग ठंडा हो आता है तो फिर हम लोग इसे अलग से रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे हमारा सेटअप होता है हमारा कम्प्लीटली, है ना, कुछ हमारा सेटअप ऐसे होता है। तो भी बोला कि स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं हम लोग। तो आइसोमर्स A एंड B सो इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, बोल रहा है कि A जो आइसोमर्स बन रहा है वो इंट्रामोलिकुलर शो करता है। इंट्रामोलिकुलर होता है जो सेमी मॉलिक्यूल में, A की बात कर रहा है कि कुछ ऐसा कंपाउंड है जो इंट्रामोलिकुलर कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर मतलब सेमी अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। और B बोल रहा है
कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है। इंटर मतलब अलग अलग। इसके अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि कुछ ऐसा ग्रुप होगा, कुछ ऐसा ग्रुप जुटा हुआ होगा, क्योंकि नाइट्रेशन का वहाँ है तो NO2 तो पक्का जुटेगा, NO2 हमारा जुटेगा। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इसी, मान लीजिए अगर यहाँ OH जुटा हुआ हो तो यहीं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो। इसको भी बोलते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर। और इंटर मतलब होता है कि मॉलिक्यूल से अलग अलग, है ना। अगर ये तभी हो सकता है जब ये पैरा पोजीशन पे दूर दूर जुटा हुआ हो, है ना, कुछ ऐसा हो तभी ये अलग अलग, तो फिर ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल से बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल से बनाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अब बात करते हैं कंपाउंड पी ऑन रिएक्शन विद कॉन्क HNO3। अगर वही इसी पी को अगर हम लोग कॉन्क HNO3 में डाल दें, पी को अपन क्या करें, कॉन्क HNO3 में डाल दें, है ना, तो हमारा येलो कलर का पीपीटी सी बन जाता है ना। और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब कुछ क्या डालते हैं कि हमारा कॉन्क HNO3 से हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड सी बन जाता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड से, इस सी में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख ले तो एक बात समझ में आएगा, कहीं ना कहीं हमारा कंपाउंड फिनॉल होगा। और फिनॉल में अगर हम लोग डाल दें कॉन्क HNO3 तो हमारा क्या बन जाएगा, है ना, तो हमारा, है ना, तो अगर डेल्यूट डालेंगे तो हमारा केवल ऑर्थो पोजिशन जुटेगा, और या है ना, या फिर पैरा पे। अगर कॉन्क डाल दोगे तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे बन जाएगा, ऐसे फिर पिक्रिक एसिड बन जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, है ना। क्या देखा अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अगर फिनॉल में अपन ये डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो में मैंने क्या देखा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, नहीं इंट्रामोलिकुलर बनेगा, और इसमें क्या होगा, पैरा में हमारा इंटरमोलिकुलर बनेगा। तो अब इसी पी में अगर हम लोग डाल देते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉन्क डालने से हमारा पिक्रिक एसिड बन जाता है। और इसमें अगर ऑक्सीजन की संख्या आप देखोगे तो ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, करेक्ट ऑर्डर क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, देखिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे फ्लोरीन इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन से, तो ऑब्वियसली ये लेस न्यूक्लियोफिलिक हो कंपेयर टू OH से, तो ये वाला तो कट जाएगा। दूसरा हम देखेंगे ये वाटर है, न्यूट्रल है, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसमें माइनस चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। इसमें अल्कोहल और आरोमास में ऑब्वियसली ये न्यूट्रल है, तो इसका न्यूक्लियोसिटी कम होगा। लेकिन इसमें देखने का ये NH2 माइनस है, इस पर माइनस चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियोसिटी, तो इससे माइनस चार्ज होता है ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेंटेन। आज डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के बारे में हम लोग देखते हैं कैसा होगा, बताइए। साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन है, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, है ना, एक, है ना, हो सकता है कि ऐसे दोनों ऐसे हो जाए, एक हो सकता है। स्टीरियोआइसोमर्स पूछ रहा है, तो अभी आप देखो, है ना, इसको थोड़ा सा अपन और अच्छे से बना ले। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टीरियोआइसोमर्स की थोड़ी बात करते हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है इस केस में दोनों एबव द प्लेन हो या दोनों बिलो द प्लेन हो, बात तो एक सेम ही है ना। तो पहला हो गया अगर दोनों प्लेन में है तो, है ना, दोनों या तो एबव द प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन होगा, बात तो सेम ही होगा। एक तो ये हो गया, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, कि एक जो हो हमारा एबव द प्लेन हो और एक हमारा बिलो द प्लेन हो, यही पॉसिबिलिटी। एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इस, है ना, अगर इसकी बात करें तो, लेकिन इसमें आप देखोगे तो सब मिरर इमेज नहीं है, ओके ठीक है, इसमें चलते। इसमें भी हो सकता है कि दो या तो सेम प्लेन में हो या दोनों, है ना, ये सेम प्लेन में हो ऐसे करके, या भी हो सकता है कि आपका एक एबव द प्लेन हो और एक बिलो द प्लेन हो। ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ की। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है हमारा कि कुछ हमारा ऐसा हो जाए, ये दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे हो और एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ओवरऑल कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। तो आंसर हमारा कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। आंसर कितने हो जाएंगे,
5, ओवरऑल 5 हमारे H2 आइसोमर्स हैं जिसके डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन में। आ जाइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो हमको पता है कि स्टेबिलिटी के लिए एरोमेटिक कंपाउंड जो मोस्ट स्टेबल होता है तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ देख रहा है कि इसके पास साइक्लिक है, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और ये 4n+2, इसका मतलब अगर n का वैल्यू 0 रख दें है ना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, वही इस अगले की बात करें तो अगला में क्या दिख रहा है आपको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साहिल को फॉलो करें तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक, अब उसके अगले की बात करें तो यहाँ दिख रहा होगा आपको ओवरऑल 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। उसके अगले की बात करें तो यहाँ आप देखोगे प्लैनेटिस का लॉस हो गया, sp3 कार्बन है दोनों, है ना, इसी कारण क्या होगा हमारा ये कंपाउंड, इसके पास साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, नॉन प्लेनर होने के कारण ही क्या होगा ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ऑर्डर की बात करें हम लोग कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कि हम लोग को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ये मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक और कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये पढ़े हम लोग, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड ए है तो एज मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा डी और सबसे कम बी और सी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग इसमें देखने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड टू स्पॉट component of a mixture spread on thin layer chromatography, है ना, which one of the following technique is not used। किसी देखो अगर हम लोग TLC करते हैं, क्योंकि हम लोग पता करते हैं क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं जनरली, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट है उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए एक TLC पेपर लेते हैं और उसमें अपन क्या करते हैं है ना, और ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी के आधार पे क्या होता है जब सॉल्वेंट में इसको डाल देते हैं तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ये हमारा क्या होता है जो कंपाउंड मिक्सचर है इसमें मिला हुआ, ये सेपरेट हो आते हैं, ये ट्रेवल करते हैं, है ना, तो जो ज़्यादा पोलर होगा वो नीचे रहेगा, उससे ज़्यादा कम पोलर ऊपर रहेगा, उससे कम पोलर और ऊपर, उससे कम पोलर और ऊपर होता है, तो हमारा कुछ सेपरेट हो आता है इस तरह से। तो अब क्या जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड to spot component of a mixture separated on thin layer chromatography। जो thin layer ये है TLC, इसी बोलते हैं thin layer chromatography, इसमें किसका यूज नहीं किया जाता, तो यूवी का यूज किया जाता, क्योंकि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेक्ड आई से नहीं दिख सकता, तो उसको हम लोग जनरली यूवी लाइट में देखते हैं, यूवी लाइट में यूज किया जाता है ना। और विजुअलाइजिंग एजेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज स्प्रेइंग ऑफ अप्रोप्रिएट रिएजेंट, हाँ अप्रोप्रिएट रिएजेंट का भी अपन यूज कर सकते हैं, और आयोडीन का तो यूज करते हैं, स्प्रे ऑफ अप्रोप्रिएट रिएजेंट, इसको भी ताकि कलर आ जाए उसमें, है ना, वो रिएक्शन करके कलर दे, लेकिन इस विजुअलाइजिंग एजेंट का यूज जनरली अपन नहीं करते हैं, आज तक हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं ताकि हमारा कंपाउंड जो है दिखने लगे, है ना, क्योंकि हर एक कंपाउंड अलग अलग होता है, हर एक के लिए विजुअलाइजिंग एजेंट भी अलग अलग होगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा यही हमारा गलत आंसर, यही हमारा आंसर जो होगा जो नहीं होगा, है ना, जिसका यूज अपन नहीं करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आयोडीन का यूज करते हैं, तो आयोडीन के प्रेजेंस में क्या होता है कि कंपाउंड जो होगा हमारा वो जो पोलर कंपाउंड होता है, पोलर्स, है ना, स्पोर्ट रिएक्शन मिक्सचर का जो स्पोर्ट होता है वो दिखने लगता है ना, रिएक्ट कर लेता है, और यूवी लाइट में भी हमारा कलर जो है अलग अलग सेपरेट हो जाता है, लेकिन विजुअलाइजिंग एजेंट का अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज के रूप में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक, तो बस देखना है कि कौन साइक्लिक है, प्लेनर है, बस 4 रूल फॉलो करना है। क्या क्या, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और 4n+2 पाई को फॉलो करना चाहिए। ये 3 फंडा, अगर 4 फंडा अगर आपको क्लियर है तो फिर बन जाएगा। अब अगर इसमें देखो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक है
और प्लेनर भी है, क्योंकि हर एक आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, चूंकि देखो ये भी sp2 ये भी sp2। इसकी बात करें हम लोग, एक लॉन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर, बट ये जो लॉन पेयर है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर लॉन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करे तो दैट लॉन पेयर इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए जो लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, तो इसका इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। इसीलिए क्या हो गया हमारा, साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी हो गया और कंजुगेटेड भी हो गया, और हम काउंट करें इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमारा कंपाउंड फर्स्ट वाला क्या है हमारा, एरोमेटिक है। तो फर्स्ट वाला हमारा एरोमेटिक है। सेकेंड की बात करें तो ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो ये भी हमारा एरोमेटिक है, जिसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। इसकी बात करें तो यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा प्लेनरिटी लॉस कर रहा है यहाँ, है ना। यहाँ चूंकि sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन कारण ये प्लेनरिटी लॉस कर दिया, ऐसे कारण ये एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ये हमारा, है ना। अच्छा, इसकी बात करें, इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 ओवरऑल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बट आप हम लोग ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं कि अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, है ना, अगर 6 मेंबर से ज़्यादा का कोई रिंग हो, उसके पास अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता हो या 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा हो, तो क्या होता है, अपने वो पोलैरिटी को लॉस करके क्या होता है, वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा डी भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा हमारा, है ना, कुछ हमारा स्ट्रक्चर कुछ लाइक दिस, ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम इसे ड्रॉ करें कुछ ऐसा देखिएगा हमारा, है ना, जिस पे हो जाएगा माइनस चार्ज। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये अपने पोलैरिटी को लॉस कर दिया है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बारी है। अगले क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ है है ना, कि इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.40 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। बोल रहा है कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, अगर इसमें हाँ, अगर AgNO3 डाल दो, आप क्या डालोगे, AgNO3, तो इससे हमारा AgBr बन रहा है ना। इसका मतलब क्या है, जनरली इसका यूज किया था फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं ब्रोमीन प्रेजेंट है। क्या है, ब्रोमीन प्रेजेंट। और तो AgBr सेलेक्ट करके AgBr PPT बना के बैठ जाएगा, और ये बन रहा 0.40 ग्राम। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द गिवन कंपाउंड, दिए हुए कंपाउंड में कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है। अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम लोग बातें करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं, है ना, तो आ जाइए देखते हैं। तो अगर यहाँ से अब देखना है कि हम लोग को कितना Ag ये कंज्यूम होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स एक ही ब्रोमीन ले सकता है। यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स एक ही ब्रोमीन ले सकता है, एग्री करते हो ना। यहाँ से जो अगर एक Ag है तो ये एक ही Br लेगा और एक ही Br बनेगा। तो हम लोग पहले इसका मोल निकाल लें। तो AgBr का मोल निकालोगे तो दिया हुआ मास कितना हो गया, 0.40 ग्राम। अगर वही हम लोग मोलर मास की बात करें तो Ag का होता है 108 और ब्रोमीन का होता है 80, तो लगभग 188 हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर ले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दोगे तो ये कट जाएगा हमारा। 4 से कटा होगा तो 4 जा 16 और 2 8 7 4 जा 28, मतलब हो जाएगा 1/470, इतना मोल हो जाएगा। अगर इतना मोल हमारा AgBr के हुए, इसका मतलब ये इसमें जो AgBr होगा वो भी कितना होगा, इसमें जो Br का जो मोल होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो भी होगा 1/470 मोल। एग्री करते हैं। अब हम लोग अगर मास निकाले ब्रोमीन का, तो मास कितना होता है ब्रोमीन का 1/470, और चूंकि एक का मास होता है 80, तो इतना हो जाएगा हमारा, अब है ना। तो ये हो गया मास। अच्छा, ये तो ब्रोमीन का मास हो गया, हमारा मास ऑफ ब्रोमीन हो गया। नहीं, तो अगर परसेंटेज निकालना है ब्रोमीन का, अगर हमको परसेंटेज निकालना है ब्रोमीन का, क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन का कितना मास है, ये कितना हो गया 1/470 इंटू 80 डिवाइड बाय 0.5 ग्राम, यही ना हो जाएगा हमारा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/100 हो जाएगा हमारा, बट ठीक है। तो 1/4 दिस
80 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100, है ना। इसको उड़ा दीजिए तो कुछ हमारा यहाँ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो कटा लीजिए इसको, अब इसको कटाइएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा, है ना। और 5 से भी कट जाएगा, 16 5 जा 80, 16 से कटाना है तो कटा सकते हैं, वैसे हो जाएगा 1600 बाय 47%। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो अगर कटाएं हम लोग 47 को अपन डिवाइड करें तो 47 इंटू 1600 तो लगभग अगर 47 3 जा तो 7 3 या 21 और 4 12 इतना हो जाएगा, दैट इज 9, इधर हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 90, और अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें 4 से तो 7 4 28, 2 4 4 16 18 लगभग, है ना, 2 हो जाएगा हमारा और 34.0 समथिंग आएगा, तो इसका मतलब होगा लगभग 34% हमारा जो होगा यहाँ ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। कुछ नहीं किए हैं मैंने, यहाँ से ब्रोमीन का इसमें हम लोग AgBr से ब्रोमीन का मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद और इसमें मोल निकाल के फिर ब्रोमीन का मैंने मास निकाल लिया, और मास निकाल के मैंने क्या किया, फिर जो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे डिवाइड करके अपने उसका परसेंटेज निकाल लिया, बस और कुछ नहीं किया, हमारा एक कंपाउंड तैयार हो गया। आई होप कि 34% हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लिखा है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम लिखना है आज ही। तो अगर हम लोग इसमें देखें, ये हमारा NO2 है, हम लोग आगे की बात थोड़ा करते हैं। देखिए, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका नंबरिंग कर लो, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाए। नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। एल्डिहाइड है 1 2 3 4 5 6 नहीं, एंड दिस इज 7, तो हम क्या लिख सकते हैं हम लोग 3-ऑक्सोहेप्टेन 4-इन-अल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ तो प्रीफिक्स आपका ये भी है, प्रीफिक्स हमारा ये भी बन जाएगा, और प्रीफिक्स हमारा मिथाइल भी होगा, है ना। तो क्या ले जाओगे आप खुद सोचो कि ये मिथाइल पहले आता है, M पहले आएगा, तो 4 मिथाइल नहीं, और उसके बाद 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो, और हमारा हो जाएगा हेप्ट दैट इज 4-इन-अल है, इन-अल हो जाए। ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कंपाउंड विच पोजेसेस असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक का मतलब होता है कायरल कार्बन की बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है बाबू, ये कायरल कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ये देखिए, ये कार्बन कायल कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो इसमें कायल कार्बन है, तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। इसकी बात करने गए, इसमें ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है, कायल कार्बन बिल्कुल नहीं होगा, तो ये डेफिनेटली ये कायल कार्बन नहीं है, इसमें कोई कायल कार्बन नहीं है। इसमें देखने गए तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन, मतलब ये कायल कार्बन है ना। तो ऑप्शन ये 2 हो गया। इसमें देखने गए, इसमें कोई भी हमारा ऐसा कार्बन नहीं है इसमें sp3 है और 4 अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखने गए, इसमें देखिए, एक इधर है, ये अलग ग्रुप है, इधर वाला अलग ग्रुप है, इधर वाला अलग ग्रुप है, तो ये भी हमारा कायल कार्बन होगा, ये वाला कार्बन हमारा कायल कार्बन होगा। इसीलिए ऑप्शन यहाँ आंसर हो जाएंगे 3, आंसर हो जाएगा बाबू 3, ठीक है। कोई दिक्कत हमें लगता है, आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा मोस्ट स्टेबल, आप थोड़ा देखिए इसको। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ भी कंजुगेशन में हो रहा है, लेकिन यहाँ +m से ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है इसको। इसमें देखने गए, इसमें भी आपको +m से स्टेबलाइज कर रहा है। इसमें देखने गए, इसमें +m से स्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसमें देखने गए तो ये भी आगे जा रहा है, इसमें डायरेक्टली इस कार्बोकैटायन को नहीं दे रहा है, मतलब ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू C से, इसीलिए ऑप्शन नंबर D जो होगा हमारा मोस्ट स्टेबल। D से थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि रेजोनेंस इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसीलिए हमारा D इज मोस्ट स्टेबल देन द C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नंबर ऑफ कायल अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है C4H10O। अगर हम लोग सर DU निकाल लें तो DU क्या हो जाएगा
तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 यही करते हैं अपन। कार्बन है 4 + 1 माइनस 10/2, इसका मतलब हो गया 0, है ना। तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही डबल बॉन्ड होगा ना ही रिंग होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंपल सा हमारा एक 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का एक ये है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बन क्या कर सकता है हमारा, एक ये हो सकता है। दूसरा की बात करें तो दूसरा हमारा ये हो सकता है। और तीसरा की बात करें, तीसरा शायद हमारा कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ और वही सेम बात हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कायल अल्कोहल की बात करें हम लोग तो इस केस में तो कायलिटी बिल्कुल अटेंड नहीं होगी, लेकिन इस केस में कायल हमारा आ सकता है ना। इस केस में हमारा कायल आ सकता है क्योंकि ये हो सकता है कायल से कार्बन, है ना। क्योंकि एक होगा हमारा ये मिथाइल है, एक इथाइल है और एक ये है ना। तो चारों यहाँ और एक हमारा हाइड्रोजन होगा, तो ये कायल सेंटर होंगे। तो बोलते हैं नंबर ऑफ कायल आइसोमर्स होंगे, इसके 2 आइसोमर्स होंगे, लेकिन सेंटर कितना, एक ही सेंटर ना होगा। ये जो R और S में दोनों में एग्जिस्ट करता है। सो धन्यवाद, है ना। हम यही इतना ही था हमारा, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। कैसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते, है ना, इट्स इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सबों को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर और इसमें, है ना। तो अगर अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।